हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे इज December 9th। चलिए देखते हैं आज क्या था। कल इसलिए नहीं आया था क्योंकि कल कोई न्यूज़ नहीं थी एज सच कि जिसके नोट्स बनाए जा सकें, इसलिए कल नहीं बनाया गया था। बट अगर किसी को लगता है, क्योंकि मेरे पास मेल्स बहुत आ रहे हैं कि सर आप आया करिए, अगर आप कहते हैं आप कमेंट्स में बताइए। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं आके ये बोल दिया करूँगा कि कोई न्यूज़ नहीं है। एक पेज वन पे ये हमने 22 पता नहीं 23 मार्च को भी डिस्कस किया था। केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट जो है, ये केन से जो है पानी भेजेंगे बेटवा को, और कंस्ट्रक्शन होगी इसके लिए दोदा डैम की, और कैनाल जो लिंक करेगी दो रिवर्स को। 8 साल में कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट। अब ये इम्पोर्टेंट किस किस को बेनिफिट देगा? ये बेनिफिट देगा बुंदेलखंड रीजन को, बेसिकली जो वाटर स्टॉप्ड है। वाटर स्टॉप्ड मीन्स कि पानी की बहुत कमी है वहाँ पे, और ये पड़ता है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह है ये बुंदेलखंड रीजन। और ये किस किस डिस्ट्रिक्ट्स को बेनिफिट देगा, ये सबको ज़रूरी नहीं है याद करना। ये याद करना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है जो मध्य प्रदेश, यूपी से या इन बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग करते हैं। उनसे पूछा जा सकता है कुछ उनकी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जो वहाँ के बिलोंग करते हैं इंटरव्यू में। मेंस के लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि आप ये डिस्ट्रिक्ट्स याद रखें। और ये बेसिकली क्या होगा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। तो वहाँ पे क्या है, माइग्रेशन बहुत होती है। डिस्ट्रेस माइग्रेशन मीन्स जब लोग मजबूर हो जाते हैं तो वो माइग्रेट करते हैं इधर उधर की सिटीज़ पे, दूर दूर की सिटीज़ पे भी। तो उस वजह से इसको भी हम ओवरकम कर सकेंगे ताकि ये माइग्रेशंस, डिस्ट्रेस माइग्रेशंस ना हो। कुछ ऑब्स्टेकल्स थी। एक तो इससे क्या हो रहा था कि सबमर्ज हो रहेगा पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, और अफेक्ट करेगा ये हैबिटेट जो वल्चर्स और जकैल्स का है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लीजिएगा। एक एडिटोरियल बड़ा अच्छा आया हुआ था, कुछ पॉइंट्स इसमें याद रखने वाली होंगे। वैसे तो हमने रशिया इंडिया के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है, किसी को नहीं पता प्लीज़ लेट अस नो, हम डेट्स बता देंगे जिसके हमने नोट्स बनाए हुए हैं। हम थोड़ा सा इनकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी लिखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं लिखनी होती, बस थोड़ी सी मेंशन करनी होती है, 2-3 पॉइंट्स। तो वही 2-3 पॉइंट्स देखिएगा कि क्या है रशिया के साथ हमारा, नो डाउट वो फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड वाली काम है। बट मॉस्को के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है इंडिया की, जो रशिया के साथ, वो लिमिटेशंस के साथ है। क्या है कि एक तो जो वार्मथ होती है ना, अगर हम बात करें कि दो रिलेशंस के बीच में जो वार्मथ होती है, जो पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है ना, वो बहुत कम है इंडिया रशिया के बीच में। कम क्या, बिल्कुल भी है ही नहीं इस टाइम का हिसाब देखा जाए तो। तो वो हमें दोबारा से अगर हमें करना है कि रशिया हमारे साथ जैसे पहले के सोवियत टाइम के रिलेशंस हुआ करते, तो हमें पीपल टू पीपल कनेक्ट बनाना पड़ेगा। और सिर्फ एक आर्म्स ट्रेड जो हमारा मेजर ट्रेड है उनके साथ, उसको छोड़ के बाकी हमें सेक्टर्स भी एक्सप्लोर करने पड़ेंगे ताकि हम उनके साथ रिलेशंस बना सकें और बेहतर। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे सिर्फ आर्म्स या सेल परचेज ही इनके साथ ज़्यादा है, और कुछ नहीं है। अगर हमारा इनके साथ बायलैटरल ट्रेड देखा जाए तो सिर्फ $10 बिलियन का है। और अगर हम कंपेयर करें इंडिया का ट्रेड विद चाइना एंड यूएस, ये बहुत ज़्यादा कम है। इवन अगर हम कंपेयर करें कि चाइना का जो ट्रेड है विद यूएस या रशिया के साथ, वो भी उससे भी कम है। और जो यूएस का ट्रेड है रशिया के साथ, उससे भी कम है। मतलब यूएस रशिया तो दुश्मन माने जाते हैं, बट उनका भी आपस में जो ट्रेड है हमसे ज़्यादा है। और जो सोवियत एरा में जो हमारा कल्चरल आपस में कॉन्टैक्ट्स थे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स थे, वो एकदम ही ख़त्म हो चुका है। तो हम सोचें कि सिर्फ आर्म्स सेल से हम एक दूसरे के साथ रिलेशंस बना सकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आर्म्स सेल्स अलोन कांट मेक अ रिलेशनशिप। हमें पीपल टू पीपल कनेक्ट, पीपल कल्चरल कल्चरल कॉन्टैक्ट, ये बनाने पड़ेंगे। और साथ साथ हमें और भी ऑप्शंस, नो डाउट हम ऑप्शंस खोल रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स में, थोड़ा केमिकल्स में, बट हमें और भी देखने की ज़रूरत है कि हम कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बना सकते हैं। इंडिया को ये देखना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए। देखिए कहते हैं क्या है कि इंडिया जो है ना, कि जो इंडिया के रिलेशनशिप है चाइना के साथ बहुत टेंस है, आपको भी पता है। बट वो उस वजह से हमारी रशिया के साथ अफेक्ट होगी ही होगी। चाहे शॉर्ट टर्म में ना हो बट लॉन्ग टर्म में होगी होगी। चाहे हम बात करें बीजिंग की, वो अग्रेसिवली अभी फ़िलहाल तो अटेम्प्ट नहीं कर रहा है इंडिया रशिया के रिलेशंस को डैमेज करने में। बट अगर देखा जाए तो मॉस्को का एक, अगर हम सॉरी बीजिंग का अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान देखें, तो वो चाहेगा यही कि इंडिया को वो आइसोलेट कर दे एशियन रीजन में। तो उसके लिए वो हो सकता है न्यू दिल्ली और रशिया के बीच में थोड़े से मनमुटाव पैदा करवाए। क्यों, कैसे कराएगा? क्योंकि देखिए चाइना जो है जब ज़्यादा अग्रेसिव होगा तो इंडिया जो है टुवर्ड्स यूएस मूव होगा। इसलिए होगा क्योंकि रशिया की तरफ मूव नहीं हो सकता, क्योंकि रशिया चाइना अच्छे रिलेशंस हैं। तो देखिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो हमें पता है कि चाइना का दुश्मन यूएस है, तो हम यूएस के टुवर्ड्स मूव करेंगे। तो वो रशिया के साथ हमारे हो सकता है
मिड टर्म में हमारे रिलेशन खराब ना करे, क्योंकि रशिया भी समझेगा क्यों इंडिया यूएस की तरफ जा रहा है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये डेफिनेटली हर्डल्स पैदा करेगा ही करेगा। और एक इसमें बेनिफिट ये है कि जिस दिन रशिया को समझ आ गया चाइना जो इतना बड़ा बनता जा रहा है, तो ज़रूर ये हो सकता है कि वॉशिंगटन के साथ रशिया भी अपने रिलेशंस थोड़े सुधारने शुरू कर दे, जिस वजह से इंडिया का इंटरेस्ट जो है सर्व हो जाएगा। बस इतनी ही कॉम्प्लिकेशंस लिखना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो जो बिपिन रावत जी का आया है, डीपेस्ट कंडोलेंसेस एंड जो हुआ बहुत बुरा हुआ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। और पेज 8 पे एक चीज़ याद रखिएगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे विपिन रावत जी। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या-क्या और क्या रोल्स होते हैं याद रखिएगा। ये होते हैं सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स होता है डिफेंस मिनिस्ट्री में, उसके सेक्रेटरी होते हैं। परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ्स कमिटी के, और प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं टू द डिफेंस मिनिस्टर। जब से सीडीएस आया है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो डीएमए के अंडर आ गई है। डीएमए जो भी हमने बात करी, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अंडर आ गई हैं सारी की सारी आर्म्ड फोर्सेस, तो जिसके सेक्रेटरी होते हैं सीडीएस, ये याद रखिएगा। तो और दूसरा जो है, जो प्रोक्योरमेंट होती है सर्विसेज की, एक्सेप्ट कैपिटल एक्विजिशंस। कैपिटल एक्विजिशंस मीन्स, जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो कैपिटल एक्विजिशंस उसमें होंगी, जो हमने ज़मीन खरीदी या जो उसमें मशीन्स खरीदी, तो दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्विजिशंस। वो नहीं होती, पर उसके अलावा जितनी भी प्रोक्योरमेंट्स होती हैं, वो सब सीडीएस देखते हैं, और कैपिटल एक्विजिशंस जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ही देखता है। उसके बाद एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, जब सारे पेजेस खत्म हो जाते हैं, हमने देखा होगा 2 लीव्स होती हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की। इसमें एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के बारे में दे रखा था। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, आपकी इकोनॉमी में हेल्प करेगा। फॉर्डर है बेसिकली। प्रीलिम्स के लिए कोई इतनी हेल्पफुल नहीं है, बट मेंस के लिए भी आपको हेल्प करेगा मेंस में, ये आपको पॉइंट्स लिखने में। तो ये एक रिसर्च सेंटर है पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का, उनकी एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। उसमें उन्होंने कहा है कि ग्लोबल इनइक्वालिटी जो आज के टाइम की है, वो वैसी हो गई है जैसे पहले अर्ली 20th सेंचुरी में हुआ करती थी, 1905, 1910 ऐसे टाइम की। उनका आज भी जो है, जो रिचेस्ट हैं, जो 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, वो अपने साथ 52% ग्लोबल इनकम ले जाते हैं, 52%। और जो बेचारे गरीब हैं, पूरेस्ट 50% है, उनको सिर्फ मिलता है 8.5%। और एक जो मेजर ट्रेंड उन्होंने जो हाइलाइट किया, उन्होंने कहा है कि इनइक्वालिटी जो बिटवीन कंट्रीज़ है ना, वो तो कम हो गई है, मगर कंट्री के अंदर की इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। मगर मतलब जो कंट्रीज़ की आपस की इनइक्वालिटीज़ थी, जैसे एक बहुत बड़ी इनकम वाली कंट्री थी, एक बहुत छोटी इनकम वाली, वो तो कम होती जा रही है, बट एक कंट्री के अंदर ही इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई है। गरीब बहुत गरीब हो गया, अमीर बहुत अमीर हो गया है। उन्होंने एक और बात कही है कि जो प्राइवेटली ओन्ड वेल्थ थी, इन नेशनल वेल्थ, वो राइज हो रही है, और जो पब्लिक वेल्थ थी, मतलब गवर्नमेंट, अगर देखा जाए तो कंट्री अमीर हो रही है, मगर गवर्नमेंट गरीब हो रही है। पब्लिक वेल्थ श्रिंक हो रही है। एक और उन्होंने इंडिया की अगर पर्टिकुलर बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड की मोस्ट नहीं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल कंट्री है, जिसमें टॉप के जो 1% है, वो 21.7% नेशनल इनकम ले जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये पॉइंट ज़रूर अच्छी तरह बोल्ड में लिखिएगा, कहीं भी अगर आपको मौका मिले तो। और कह रहे हैं इनकम इनइक्वालिटी जो इंडिया में है, वो उससे भी वर्स हो गई जो ब्रिटिश रूल के अंडर हुआ करती थी। ठीक है? इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।